हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नॉन अलाइंस मूवमेंट के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसे नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, नेम के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में एक विस्तृत क्वेश्चन है। इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया था गुट निरपेक्ष के संदर्भ में। आज हम लोग इसके क्वेश्चन के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हैं, उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए इसे बस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसा आप जानते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो जैसा ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका क्या है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और शीत युद्ध के टाइम में। अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बहुत इजी तरीके से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूज़न भी रहता है कि क्या चीज़ है, किस रूप में इसे लिखें। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, बहुत सरल तरीके से। चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम लोग कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गुट निरपेक्ष नाम से ही क्लियर है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग जाएंगे और तब अर्थ अगर आपको बताएंगे तो कॉन्सेप्ट बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, गुट निरपेक्ष, किसी गुट में शामिल न होकर के उन गुटों से अलग रहना। सिंपल शब्दों में कि किसी गुट में शामिल न होकर के उन गुटों से अलग रहना। थोड़ा से बैकग्राउंड में जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय दो महाशक्तियां जो बाद में बनती हैं, यानी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों मित्र थे प्रारंभिक अवस्था में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात दोनों के अपने हित थे, दोनों के अपने स्वार्थ थे, दोनों के अपनी विस्तारवादी नीतियां थी, और इन्हीं से प्रेरित होकर के, अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। परिस्थितियां इस तरह से बदल जाती हैं कि दोनों एक प्रकार से महाशक्ति के रूप में तो उभरते ही हैं, प्लस एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ जाने की होड़ में दूसरे के प्रतिस्पर्धा की स्थिति में बन जाने के कारण पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक शीत युद्ध की स्थिति तैयार होती है, जो 1945 से लेकर के 1991 तक चलती है। तो ये 1945 से लेकर के 1991 के मध्य जो वातावरण निर्मित होता है, ऐसे वातावरण में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के बीज प्रस्फुटित होते हैं। कहने का मतलब है, इस टाइम में जो औपनिवेशिक देश थे, जिन देशों में औपनिवेशिक शक्तियां शासन कर रही थी, वहाँ पे ये देश जब आज़ाद होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो आज़ाद हुए नवीन देश होते हैं, वे अपने इन दोनों गुटों में शामिल नहीं होना चाहते और एक अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को क्रियान्वित करना चाहते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कौन सा आंदोलन स्टार्ट होता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। परिस्थितियाँ एकदम क्लियर हैं कि किस तरह से वातावरण निर्मित हुआ, किस तरह से दो महाशक्तियां वैश्विक लेवल पे उभर करके आई, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। एक विचारधारा यानी सोवियत संघ जो था, वो अपनी विचारधारा को आगे क्रियान्वित कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी विचारधारा थी और संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा थी। तो दोनों विचारधारा आगे लेकर के चल रहे थे, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, महाशक्ति के रूप में उभर रहे थे। और ऐसे वातावरण में जो नवीन ऐसे देश थे जो औपनिवेशिक शक्तियों से मुक्त हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, वे इन महाशक्तियों में शामिल नहीं होना चाहते थे, यानी किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये दोनों गुट के रूप में कार्य कर रहे थे। दोनों महाशक्ति दो गुट की तरह बन गए थे, दो ध्रुवीय स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ऐसे में जो महाशक्ति के रूप में दोनों देश सामने थे और ऐसे कंडीशन में जो औपनिवेशिक शक्तियों से आज़ाद हुए थे, ऐसे देश इन दोनों गुटों में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। यानी वो किस नीति का पालन करना चाह रहे थे? गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करना चाह रहे थे। तो एकदम बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब हम लोग अर्थ के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो आपने बैकग्राउंड समझ लिया कि गुट निरपेक्षता की स्थिति कैसे बनी और किन दो महाशक्तियों को ग्रुप में शामिल न होने के लिए, बिना किसी गुट में शामिल होने के लिए विदेश नीति को स्वतंत्र बनाना चाह रहे थे। तो इस तरह का ये बैकग्राउंड था। अब हम लोग अर्थ समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो यहाँ पे गुट निरपेक्षता का अर्थ पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे गुट निरपेक्षता का अर्थ है विभिन्न शक्ति गुटों में से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार सही निर्णय लेना या न्याय के साथ देना, अर्थात सही और गलत में अंतर करके सही नीति का समर्थन करना गुट निरपेक्ष नीति से तात्पर्य है। तो इस तरह से एकदम क्लियर हो गया कि सही और गलत जो है उसमें सही का चयन करना चाहिए, सही का समर्थन करना चाहिए और जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। तो इस तरह से गुट निरपेक्ष से ये तात्पर्य है। तो जैसा आप जान रहे हैं, बैकग्राउंड क्लियर है, अर्थ भी क्लियर हो गया।
कि किस तरह से औपनिवेशिक शक्तियों से आज़ाद हुए ऐसे देश जो अपने इन महाशक्तियों के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में क्रियान्वित करना चाह रहे थे, और इसी के परिप्रेक्ष्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्रियान्वित होता है। तो ये अर्थ क्लियर हो गया, उसका बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और इसकी स्थापना में कौन कौन से लोगों ने योगदान प्रदान किया था। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं 1955 में बाडुंग इंडोनेशिया में है ये, और यहाँ पे इसका खाका तैयार किया गया था, यानी इसका स्वरूप तैयार किया गया था। एग्ज़ाम में, सिविल एग्ज़ाम में भी या अदर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं कि इसका स्वरूप और खाका कहाँ पे तैयार किया गया था। तो बाडुंग में तैयार किया गया था, जो इंडोनेशिया में है, और 1955 में 1955 में इसका खाका या स्वरूप तैयार हुआ था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्था के रूप में इसे दर्जा कब मिला? 1961 में, यानी अप्रैल 1961 में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। अब इसको दर्जा प्रदान करने में किन किन लोगों का योगदान था उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय 1961 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 3 कर्णधार माने जाते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से मुख्य कर्णधार थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी, नींव रखी। तो अलग अलग क्वेश्चन आता है इस तरह से। तो आप इसमें देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। नेक्स्ट है इसी क्रम में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति हैं जोसेफ ब्राज टीटो। तो जैसा कि आप जानते हैं जोसेफ ब्राज टीटो हैं और ये यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हैं मिस्र के अब्दुल नासिर। तो ये तीनों जो हैं क्या हैं? 3 कर्णधार हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। इन्होंने आधारशिला रखी, नींव रखी। अलग अलग तरीके से संदर्भित किया जाता है शब्दों के माध्यम से। तो चाहे आप इसे नींव रखें, चाहे जनक के रूप में समझ लें, चाहे आधारशिला के रूप में रख लें कि ये तीनों का विशेष योगदान था। इन्हीं 3 को कर्णधार के रूप में जाना जाता है। तो इनका विशेष योगदान था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा आप एकदम क्लियर हो गया, अर्थ क्लियर हो गया, इसके पश्चात आपका ये बैकग्राउंड क्या था ये भी क्लियर हो गया। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय में किन किन लोगों का योगदान था वो भी क्लियर हो गया। उदय किन परिस्थितियों में हुआ वो भी आपने क्लियर हो गया कि किन परिस्थितियों में उदय हुआ। कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। विश्व में 2 महाशक्तियाँ 2 गुटों के रूप में हो जाती हैं, और इन्हीं 2 गुटों के विरोध में जो नए नए नवीन जो औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्र हुए देश थे वे इन दोनों महाशक्तियों में शामिल नहीं होना चाहते थे। इस तरह का बैकग्राउंड था। यानी ऐसी माहौल में, ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र विदेशी नीति के रूप में क्रियान्वित करेंगे, किसी के दबाव में नहीं करेंगे, और इन दोनों महाशक्तियों से दूर रह करके, इनसे संबंध बनाए रखते हुए भी इनसे दूर रह करके बिना किसी दबाव में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का क्रियान्वित करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से आपने अध्ययन किया। अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे कोई आंदोलन हो, चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी संस्था के क्या उद्देश्य हैं। तो जैसे जानते हैं यहाँ वैश्विक लेवल पर इन महाशक्तियों को या फिर एक दूसरे के ऊपर कोई देश आक्रमण न करे, इसलिए इनकी स्थापना की गई। तो कहने का मतलब है जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के ही निर्मित होती हैं, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के ही वैश्विक लेवल पर देशों का समझौता होता है और एक संघ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पीछे जो उद्देश्य था कि क्यों इसका स्थापना की गई, इसके पीछे का जो उद्देश्य था बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थन करना। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसका उद्देश्य क्या था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब स्थापित किया गया था तो इसका उद्देश्य था कि जो महाशक्तियाँ थी, कौन सी, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसी समय में वैश्विक लेवल पे ऐसे देश थे जो औपनिवेशिक शक्तियों से आज़ाद हुए थे। जैसे भारत भी अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक शक्तियों से क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो ये देश क्या चाह रहे थे कि जो औपनिवेशिक शक्तियों से आज़ाद हुए देश हैं वे अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करें, किसी गुट में शामिल होकर के ना क्रियान्वित करें। तो इस तरह का इसका क्या था, ये उद्देश्य था। सेकंड है किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। जैसा कि आप जानते हैं वैश्विक लेवल पे नाटो, सीटो, इसके पहले हमने आपको बताया था वीडियो में, दूसरे वीडियो में, यानी इस तरह के ये लोग सैन्य संगठन स्थापित कर रहे थे। और गुटनिरपेक्ष आंदोलनों का क्या आह्वान ये लोग देश के कर रहे थे कि इन सैन्य शक्तियों में, सैन्य गुटों में शामिल नहीं होना है, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को क्रियान्वित करना है बिना किसी सैन्य गुट में शामिल हुए बिना। अगला नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या उद्देश्य है, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का विरोध। जैसा कि आप जानते हैं साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद
बिल्कुल सरल शब्दों में कि साम्राज्यवाद जैसे ये जो महाशक्तियाँ थी, यूरोपीय महाशक्तियाँ दूसरे क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित करती थी, यानी व्यापार करने के लिए व्यापारिक संस्थान स्थापित करते थे और वहाँ के संसाधनों का दोहन करते थे, चाहे मानवीय संसाधन हो चाहे प्राकृतिक संसाधन हो। साम्राज्यवाद से प्रेरित होकर ये लोग दूसरे क्षेत्रों को अधिग्रहित कर उस पर शासन करने लगते थे। तो इस तरह की जो विचारधारा है, इस तरह की जो सोच है, गंदी सोच है, दूसरे क्षेत्रों को हम अधिकार कर लें, उस पर शासन करने लगें। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या उद्देश्य था? इन चीज़ों का विरोध करना, यानी साम्राज्यवाद और जो है उपनिवेशवाद का क्या करना है? विरोध करना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ये इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, रंग भेद नीति के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता। जैसा कि आप जानते हैं रंग भेद नीति, इसी को नस्ल भेद भी कहते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था। अफ्रीकी क्षेत्रों में जहाँ पे औपनिवेशिक शक्तियाँ यहाँ पे शासन कर रही थी, वहाँ पे गोरे और काले लोगों के मध्य हमेशा एक विवाद का कारण क्या रहा? रंग भेद नीति, यानी नस्ली आधार पर लोग भेदभाव करते थे। जो काले लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे, उनको अधिकार नहीं दिए जाते थे, स्वतंत्रताएँ नहीं प्रदान की जाती थी, सरकारी स्थानों में कहीं जा नहीं सकते थे, उनके बच्चे सार्वजनिक स्थानों पे घूम नहीं सकते थे, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते थे, स्कूलों में नहीं एडमिशन ले सकते थे जहाँ पे गोरे लोगों के बच्चे पढ़ते थे। तो इस तरह से जो नस्ल भेदी व्यवस्थाएं थी औपनिवेशिक शक्तियों के टाइम में, ये गलत था, अमानवीय व्यवहार था और अमानवीय व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस तरह का ये जो आंदोलन था, इसका उद्देश्य भी था कि हम रंग भेद नीति का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो इस तरह से रंग भेद नीति का जो देश समर्थन कर रहे थे उसका विरोध किया जाएगा इस आंदोलन के माध्यम से। और इस तरह से इस आंदोलन का उद्देश्य रहा है रंग भेद नीति का क्या किया जाएगा? इसका विरोध किया जाएगा। इस दिशा में हम लोग संघर्ष करेंगे जो देश इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट है मानवाधिकारों की रक्षा करना। जैसा कि आप जानते हैं संपूर्ण मानव के संदर्भ में जो मानवाधिकार निर्धारित किया गया है उसका रक्षा करना, किसी भी तरीके से किसी भी देश में अमानवीय अत्याचार न किया जाए, चाहे जात के आधार पे, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे लिंग के आधार पे, किसी तरह से अमानवीय व्यवहार गलत माना जाएगा और इसको जो है हम अपने उद्देश्यों में रखेंगे। तो इस तरह से ये इस आंदोलन का ये क्या था? उद्देश्य था। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में उद्देश्य क्लियर हो गया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या भूमिका थी, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है अलग से कि भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में विस्तार से उल्लेख कीजिए, या इस पर टिप्पणी लिखें या इस पर निबंध लिखें। तो जैसा आप जानते हैं केवल बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे बुक शॉर्ट में कि जैसा आप जानते हैं भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, और उस समय इस तरह का शीत युद्ध का जो वातावरण निर्मित हो गया था पूरे विश्व लेवल पे, तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने डिसीजन लिया था हम किसी महाशक्ति में शामिल नहीं होंगे, हमारी जो विदेश नीति होगी स्वतंत्र विदेश नीति होगी, किसी तरीके से दबाव में हम कार्य नहीं करेंगे, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति को क्रियान्वित करेंगे। उसका दृष्टिगत ये था कि हम अपना विकास करना है, विविध क्षेत्रों में विकास करना है और विकास के साथ साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विदेश नीति होगी, और विदेश नीति हम अगर किसी के दबाव में क्रियान्वित करेंगे तो हमारा देश का विकास संभव नहीं होगा और आने वाले टाइम में हम अदर कंट्रियों से ना समझौता कर पाएंगे ना व्यापार कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं के इशारे पे हमें सारे कार्य संपादित करने होंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय लिया कि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लेंगे और इसके कर्ता धर्ता भी आगे चल करके बने। जैसा कभी इसके पहले भी आपने अध्ययन किया कि किस तरह से 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसकी स्थापना में, उन्हीं में से पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी विशिष्ट योगदान था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति को इसको एक सिद्धांत बनाया गुटनिरपेक्ष आंदोलन को, और उन्होंने विदेश नीति को इसका मुख्य आधार बनाते हुए इस नीति को क्रियान्वित किया। तो जैसा कि आप जानते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 3 जो महारथी थे उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक महारथी थे, और इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ऐसे देशों को आह्वान किया जो औपनिवेशिक शक्तियों से क्या हुए थे, मुक्त हुए थे, और उन देशों को कहा कि आप जो है ऐसे महाशक्तियों के ग्रुप में शामिल न हुएं और जो अभी उद्देश्य दिखाया अभी आपने बताया है गया है आपके सामने, उन चीज़ों का पालन करें। तो इस तरह से भारत जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में जब से स्थापित हुआ, यानी 1961 से लेकर के आज तक प्रेजेंट टाइम तक लगातार इसका मतलब सहयोग करता रहा है, इसकी नीतियों और सिद्धांतों का पालन करता रहा है, और वैश्विक लेवल पे जो इसकी बुराइयां हैं देश में, जो जैसे आतंकवाद है, साम्राज्यवाद है, इन सब का विरोध करता आया है। तो इस तरह से भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुछ बिंदुओं पे हम लोग अध्ययन करेंगे। समय समय पे भारत के संदर्भ में कुछ बीच बीच में प्रश्न चिन्ह भी लगते रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है कि भारत जो है गुटनिरपेक्ष नीति का आंदोलन का कर्ता धर्ता भी है और कहीं कहीं विरोधाभास भी दिखता है। ऐसा क्यों?
तो जैसा आप जानते हैं वो कौन से पहलू हैं जिनके कारण भारत पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि एक तरफ तो आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं, एक तरफ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आप कर्ता धर्ता भी हैं, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और वहीं दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके खिलाफ हैं। ऐसे में वैश्विक लेवल कुछ देश इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जैसे परमाणु प्रसार या परमाणु बमों का परीक्षण करना। तो यानी कुछ देश ये आरोप लगाते हैं कि भारत परमाणु परीक्षण कर रहा है, शस्त्रों की होड़ में आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि हम परमाणु शस्त्रों की होड़ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, विरोधाभास है। तो एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, हर तथ्य के दो पहलू होते हैं, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर तथ्य के दो पहलू होते हैं। दो पहलू का संदर्भ में ऐसे हम आप समझें कि परमाणु शक्ति का जो भारत परीक्षण करता है किसी देश पे हमला करने के लिए नहीं, किसी देश को डराने के लिए नहीं, महाशक्ति के रूप में बनने के लिए नहीं, बल्कि भारत का जो उद्देश्य है अपने हितों की रक्षा करना है, यानी कोई हम पे हमला न करे, इसलिए हम इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। अगली चीज़, परमाणु परीक्षण के पीछे हमारे देश का इसका दूसरे यानी शांति के रूप में उपयोग करना है, विकास के रूप में उपयोग करना है, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में इसका अनुसंधान और विकास करना है, ना कि किसी देश पे परमाणु बम से हमला करने का सिद्धांत है। तो भारत के संदर्भ में कि भारत परमाणु परीक्षण कर लिया तो महाशक्ति बनना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत परमाणु परीक्षणों के माध्यम से देश का विकास करना चाहते हैं, शांति स्थापित करना चाहता है, ना कि अशांति स्थापित करना चाहता है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसको नकारात्मक न लिया जाए बल्कि सकारात्मक लिया जाए। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि परमाणु परीक्षण के संदर्भ में भारत पे प्रश्न चिन्ह लगा, अगली चीज़ है सोवियत संघ से नज़दीकी। जैसा कि आप जानते हैं सोवियत संघ से भारत की नज़दीकी रही है। कहते हैं दो चीज़ें थी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। वही कंडीशन भारत के साथ भी लागू होता है। भारत सोवियत संघ से अंदर ही अंदर समझौता इसलिए किया था चूँकि देश का विकास करना है, तो कुछ विदेश नीति ऐसी होती है जिसको फॉलो करना होता है। तो भारत ने भी वही चीज़ किया। जैसा कि आप जानते हैं सोवियत संघ से आज़ादी के बाद बहुत सारे हेल्प मिले, बहुत सारी सहायता मिली। भारत में भी जैसा आप जानते हैं बहुत सारे उद्योग स्थापित किए गए, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। स्टील प्लांट लगाए गए भारत में, बहुत सारी परियोजनाएं स्थापित की गई। भारत को बहुत सारे हथियार सप्लाई हुआ, किसके माध्यम से? संयुक्त राज्य सोवियत संघ के माध्यम से। तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ लगाव तो रहेगा, और इसी लगाव के कारण वैश्विक लेवल पे भारत पे प्रश्न चिन्ह उठता रहा है, सवाल उठते रहे हैं कि भारत एक तरफ गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रणेता भी है, इस दिशा में आगे बढ़ भी रहा है, इसका प्रचार प्रसार भी करता है, और दूसरी तरफ सोवियत संघ से अपना संबंध भी बनाए हुए है। तो एक विरोधाभास जो दिखता है, इस विरोधाभास पे भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भारत हमेशा शांति के पथ पे आगे बढ़ा है, शांति का रास्ता अपनाता है। हालांकि भले संबंध उसके अच्छे रहे हों, लेकिन इस अच्छे संबंधों के पीछे कोई चालबाजी नहीं थी, कोई कूटनीतिक चाल नहीं थी। केवल इतना सी बात थी कि भारत अपने देश का विकास करना चाहता है, भारत अपने देश में औद्योगिकरण करना चाह रहा था, भारत अपने विविध क्षेत्रों में विकास करना चाह रहा था, इसलिए सोवियत संघ से बेहतर संबंध बनाए हुए हैं। वर्तमान परिवेश में भी अब सोवियत संघ विघटन हो गया 1991 के पश्चात, तो भारत का संबंध धीरे धीरे फिर किसर हो गया, अमेरिका की तरफ हो गया। यानी सोवियत संघ से कमज़ोर जब हो जाता है तो अमेरिका के साथ संबंध हो जाते हैं। केवल इसका उद्देश्य एक ही, भारत अपना विकास करना चाहता है, महाशक्ति के रूप में नहीं उभरना चाहता, ना ही किसी देश के ऊपर हमला करने के लिए ऐसा संबंध बनाता है। तो इस तरह से ये भी बात क्लियर हो गई कि जो भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते आए हैं उसके संदर्भ में हम इसका समीक्षा कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। अगले स्टेप में देखेंगे 1979, 2016, 2018 ये 3 वर्ष हैं। इन तीनों वर्ष में भारत के कोई प्रधानमंत्री ने इस महासम्मेलन में अपना पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिया, प्रतिनिधित्व नहीं किया भारत की तरफ से किसी प्रधानमंत्री ने इन 3 वर्षों में। इससे भी भारत पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि भारत के प्रणेता यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो कर्णधार हैं और भारत ही जो है इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो इसका मतलब है भारत जो है इसमें रुचि नहीं रख रहा। ऐसा कुछ नहीं, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं कभी कभी जिनके कारण भारत में कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है, पॉलिटिकल कंडीशन, जिनके कारण भारत में एकरूपता नहीं हो पाती, जिनके कारण भारत शामिल नहीं हो पाती। ये अलग मुद्दे हैं, ना कि भारत जो है इस दिशा में कार्य करना नहीं चाहता या कार्य करता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। भारत जो है हमेशा तत्पर रहता है अपने सिद्धांतों के आगे बढ़ाने में। तो इस तरह से भारत के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं वे गलत नहीं है, निगेटिव नहीं है, उसको पॉजिटिव दिशा में लेना चाहिए। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्रम में देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगला है आंदोलन के कारण। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे कौन कौन से कारण थे, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पीछे कौन कौन से फैक्टर थे जिनके कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया। बहुत सिंपल तरीके से अध्ययन करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, फर्स्ट है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का भय। तो जिस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था, चूँकि
ये देश उसमें औपनिवेशिक शक्तियों से मुक्त हुए थे, ताज़ा ताज़ा स्वतंत्र हुए थे। भारत भी स्वतंत्र हुआ था, औपनिवेशिक शक्ति से मुक्त हुआ था, अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक शक्ति से। तो इस तरह से भारत में साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का जो भय था केवल भारत को ही नहीं था, ऐसे देश जो इसमें सम्मिलित हुए थे सबको भय था। तो इसी उद्देश्यों के कारण जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्थापित किया गया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चलाया गया था। तो इसके पीछे ये रीज़न है। नेक्स्ट क्रम में चलेंगे। अगला है शीत युद्ध का वातावरण। जैसा कि आप जानते हैं 1945 से लेकर के 1991 तक शीत युद्ध का वातावरण निर्मित होता है और शीत युद्ध के इस वातावरण में गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया जाता है कि किसी गुट में हम शामिल नहीं होंगे, ऐसे देशों का अलायंस होगा जो अपनी इन नीतियों को क्रियान्वित करेगा। यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नीतियां हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको क्रियान्वित किया जाएगा। शीत युद्ध भले बन रहा है वैश्विक लेवल पर, लेकिन हम इस शीत युद्ध से बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। हमारी गुटनिरपेक्ष नीति जो होगी विपरीत, ऐसे महाशक्तियों से विपरीत होगी और इस तरह से शीत युद्ध का जो वातावरण निर्मित होता है उसके परिप्रेक्ष्य में शीत आंदोलन के संदर्भ में, यानी एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया जाता है। तो शीत युद्ध का वातावरण भी एक कारण था। नेक्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे। अगला है स्वतंत्र विदेश नीति की इच्छा। जो औपनिवेशिक शक्तियों से मुक्त राष्ट्र थे वे अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में क्रियान्वित करना चाहते थे, महाशक्तियों के ग्रुप में शामिल न होकर के। तो इस तरह की इनकी एक अपनी इच्छा शक्ति थी कि हम अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में क्रियान्वित करेंगे, इसलिए हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना है। इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था। एक एक स्टेप में हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है गठबंधन रणनीति या गठबंधन राजनीति का विरोध। जैसा कि आप जानते हैं ज़्यादातर देश दो महाशक्तियों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ से क्या कर रहे थे, गठबंधन कर रहे थे। तो ऐसे गठबंधन राजनीति का गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने क्या किया, विरोध किया। हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना है, बल्कि ऐसे गठबंधन वाले राजनीति का क्या करते हैं, हम विरोध करते हैं। किसी ग्रुप में शामिल न होकर के ऐसे देशों का विरोध करते हैं जो इन गुटों में शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्रम में चलेंगे हम लोग। अगला है राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्रीय हित की भावना। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों को एकजुट करती है और ये भावना भी आगे चल करके गुलामी को प्रमुखता नहीं देती बल्कि स्वतंत्रता को प्रमुखता देती है। तो ऐसे राष्ट्रवादी जो देश थे जो इस भावना से ओतप्रोत थे और इस आंदोलन के माध्यम से ऐसे महाशक्तियों का विरोध करना चाह रहे थे जो राष्ट्रवाद की भावना को दबा रहे थे। तो ये भी एक मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्रम में आगे हम लोग चलते हैं। आर्थिक विकास की आवश्यकता। जितने भी औपनिवेशिक राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे इन महाशक्तियों के कारण, यानी बहुत सारी औपनिवेशिक शक्तियां ऐसे राष्ट्रों को लगातार उनका आर्थिक शोषण कर रही थी। तो उन आर्थिक शोषण के पश्चात जब वे स्वतंत्र हुए तो उसके पश्चात वो अपना देश आर्थिक विकास करना चाह रहे थे और आर्थिक विकास करने के लिए एक ही रास्ता था कि हम अपने विदेश नीति को स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में क्रियान्वित करें। हमें जिसकी इच्छा होगी उसके साथ संबंध रखेंगे, जिसके साथ इच्छा होगी उसके साथ व्यापार करेंगे। अगर इन महाशक्तियों के दबाव में आकर के हम अपनी विदेश नीति क्रियान्वित करेंगे तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है जितने भी इस तरह के आंदोलन से जुड़े हुए देश थे सबका एक ही उद्देश्य था कि हम अपने देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं और इसके लिए हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो ये भी एक कारण था, आर्थिक विकास भी, जिसके कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्रम में है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भूमिका अदा करने की भावना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सक्रिय भूमिका, कोई राष्ट्र जब तभी सक्रिय भूमिका निभा सकता है जब वो स्वतंत्र होगा। किसी के अधीन होकर के कोई व्यक्ति सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकता। सरल शब्दों में समझें, अगर दो महाशक्तियों में कोई राष्ट्र शामिल हो जाएगा तो सक्रिय भूमिका कैसे निभा पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही ऐसी भावना को प्रेरित करता है, ऐसी भावना को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है कि हम अगर किसी राष्ट्र के अधीन हो जाएंगे तो हमारी भूमिका सक्रिय नहीं होगी बल्कि निष्क्रिय हो जाएगी। इसलिए सक्रिय भूमिका को क्रियान्वित करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चलाया गया। नेक्स्ट क्रम में चलते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट है युद्ध का भय और विश्व शांति की विचारधारा। तो जैसा देख रहे हैं दो महाशक्तियां वैश्विक लेवल पे अशांति का वातावरण पैदा कर दी, शस्त्रों की होड़ में आगे बढ़ रही थी, सैन्य गुटबंदियां स्थापित कर रही थी, सैन्य संगठन स्थापित हो रहे थे। तो ऐसे में भय और शांति का वातावरण तभी निर्मित हो सकता है जब इन महाशक्तियों का विरोध किया जाए और विरोध करने का जो माध्यम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। इसी के माध्यम से वैश्विक लेवल पे ये आंदोलन क्या स्थापित करना चाह रहा था, शांति का माहौल, युद्ध न होने पाए उसको टालना चाह रहे थे और इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर के इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चलाया था। तो ये भी एक क्या था, कारण था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है।
यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या उपादेयता है, क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। अलग अलग शब्दों के माध्यम से प्रश्न आते हैं, आप क्लियर एकदम समझ लें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी प्रासंगिकता है। हालांकि इस पे सवाल भी उठते रहे हैं। कौन कौन से सवाल हैं उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1991 यानी 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो ये देश विखंडित हो जाता है। वैश्विक लेवल पे केवल एक महाशक्ति बचती है सोवियत संघ, के पश्चात केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि सोवियत संघ का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। अब विश्व में ये माना जाने लगा कि जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत भी इसमें बीच बीच में, जैसा अभी हमने बताया कि 3 बार जो है भारत सम्मिलित नहीं होता है। तो इस तरह से वैश्विक लेवल पे एक प्रश्न उठने लगा कि क्या वास्तव में अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि जब वैश्विक लेवल पे जो शीत युद्ध चल रहा था, जब वो शीत युद्ध समाप्त हो गया तब इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम उन बिंदुओं पे ध्यान देंगे जिनकी वजह से आज भी इसकी उपादेयता है, आज भी इसकी प्रासंगिकता है। जैसा कि आप जानते हैं, आतंकवाद वैश्विक लेवल पे महामारी है, वैश्विक लेवल पे अशिक्षा है, वैश्विक लेवल पे भुखमरी है, आर्थिक विकास है, व्यापार है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दे के वैश्विक लेवल पे पर्यावरण प्रदूषण है। इन सभी मुद्दों का हल तभी किया जा सकता है जब इन आंदोलन को, इस मुद्दे को बेहतर तरीके पे एक उच्च स्तरीय मंच पे रखा जाए और इसके विषय में बहस किया जाए, चर्चा किया जाए और इस दिशा में हल निकालने का प्रयास किया जाए। आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महामारी कोविड का टाइम चल रहा है, इसके संदर्भ में सभी देशों को मिलकर के कार्य करना चाहिए। वो भी विशेष रूप से इस आंदोलन के माध्यम से, इस संगठन से जुड़े हुए जितने भी राष्ट्र हैं अपने आप में ही मिलकर के काफ़ी समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्तमान समय में भी इसकी प्रासंगिकता काफ़ी अपने आप में अच्छी है, बनी हुई है। इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। इस आंदोलन के माध्यम से विषयों को बदला जा सकता है, विषय वस्तु को चेंज किया जा सकता है। आज शीत युद्ध का दौर तो समाप्त हो चुका है, नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारी विपत्तियाँ हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं। उन चीज़ों को हम इस मंच के माध्यम से उन समस्याओं का निजात दिला सकते हैं। तो आज के समय में इसकी उपयोगिता अपने आप बनी हुई है, इसकी उपादेयता को नकारा नहीं जा सकता। डियर स्टूडेंट, बहुत सरल शब्दों में आपने सीमित समय में आपने इतने सारे मैटर का अध्ययन किया। कुछ विशिष्ट चीज़ों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे जैसे 1961 में क्या हुआ था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। स्थापना के समय इसमें 25 देश थे, यानी जिसमें 1961 में इसकी स्थापना हुई थी उसमें 25 देश थे। वर्तमान समय में इसमें 120 देश हैं। अभी 120 देशों में 53 अफ्रीका के हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप के, 39 यानी 39 एशिया महाद्वीप के हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के हैं। तो इस तरह से आप महाद्वीपों के संदर्भ में अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की चर्चा का स्वरूप 1955 में बांडुंग यानी इंडोनेशिया में तैयार किया गया था और 1961 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में इसको एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। तो एकदम क्लियर है। आज के टॉपिक में आपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन अर्थ क्या है, कारण क्या है और भारत में इसकी क्या भूमिका है, इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इसका विकास होता है और भारत के ऊपर कैसे प्रश्न चिन्ह लगता है, भारत का क्या योगदान इसमें है और लास्ट में वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है। इन सभी बिंदुओं पे आपने बहुत सारा शब्दों में अध्ययन किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। फिर से नए विषय से कोई महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।